नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है पिछले चंद दिनों से काफ़ी गर्म है, हबस का मौसम है और गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। सूरज मियाँ जो है वो डायरेक्टली आंखें जो है वो फैसलाबाद पे जमा के बैठे हैं। बादल का कोई भी टुकड़ा जो है वो सूरज के आगे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी पार्शली क्लाउडेड भी नहीं है। एक उम्मीद होती है ना कि यार अगर बारिश नहीं हो रही तो पार्शली क्लाउडेड हो, बादल कहीं ना कहीं सूरज के आगे आ जाए और कुछ छाँव जो है वो मुयस्सर हो जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि महकमा मौसमियात का मेरा ख्याल कहना है कि आज बारिश के आइंदा 24 घंटों के लिए जो चांसेस है वो नहीं है। क्या दर्जा हरारत होगा, क्या सूरत हाल होगी, मजीद जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा महकमा मौसमियात का वेदर के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में सुबह से ही जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है और हवाएं साकिन हैं और हब्स की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत आज 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो आज हब्स और गर्मी की शिद्दत है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह जो दोपहर के औकात हैं उसके अंदर हब्स की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा, जबकि इससे कबल जो है वो कई एक दिन ऐसे थे जिसके अंदर हवाएं जो थी वो चल रही थी, लेकिन आज जो है सूरत हाल है वो हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के सबब जो गर्मी है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप वेदर के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वक्तन फ़वक्तन हम अपने बहुत सारे शोज़ के अंदर आपको इस चीज़ के हवाले से पहले से भी बता चुके हैं कि जब भी अपने घरों के अंदर आप किसी जगह पे पानी खड़ा देखें तो उस पानी को जो है वो वहाँ से या तो सुखा दिया जाए या वाइप आउट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घरों के अंदर पुराने टायर पड़े हों या फिर पुराने टब्स पड़े होते हैं जो कि छतों के ऊपर मौजूद हो, सहन में मौजूद हो या किसी भी जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश जो है वो हो रही होती है। और आजकल आपको पता है कि डेंगू जो है वो सर उठा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में डेंगू की तशखीस जो है वो आनी शुरू होगी। इसकी वजूहात शायद गालबन यही बताई जा रही है कि लोगों की तरफ से जो है वो एहतियात नहीं बरती जा रही। बहुत दफ़ा आपको बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को दरगुजर कर देते हैं कि वॉशरूम के अंदर जो है वो पानी खड़ा रखते हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए टायर्स के अंदर पानी खड़ा रहता है। और सहन की अगर बात की जाए या कियारियों में ख़ास तौर पे जिन लोगों के घरों के अंदर बगीचे बनाए गए हैं उनके बगीचों के अंदर जो है वो जब पानी लगाया जाता है, पानी खड़ा होने की वजह से भी वहाँ पे जो डेंगू है उसके लारे की अफजाइश जो है वो हो सकती है। तो डेंगू के हवाले से आज ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो कि इसमें मुब्तला हो रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसकी सूरत हाल क्या होगी। महकमा ख़ास तौर पे महकमा सेहत जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद है तारुफ आपको करवा देता हूँ। डॉक्टर राना सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं एपिडेमिक डिजीज़ के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब अज़दार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अज़दार साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो रन साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रन साहब, अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये पिछले कितने दिनों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? आने वाले दिनों की क्या सूरत हाल है और ज़्यादा केसेस किस इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं? जी शुक्रिया जी, पहले आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया ताकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मैसेज है वो तमाम पब्लिक तक पहुंच सके, क्योंकि इसके लिए डेंगू के बारे में अवेयरनेस जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जो करंटली फैसलाबाद में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं अभी तक 1 जनवरी से अभी तक टिल डेट तक 51 है। करंटली अभी 2 पेशेंट्स एडमिट हैं लाइट हॉस्पिटल में। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट स्टेबल होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अभी जो 2 पेशेंट दाखिल हैं लाइट में वो भी स्टेबल हैं। तो उसकी डेंगू की इस दफ़ा आपने देखा होगा कि वेदर में जो है चेंज काफ़ी आई है। प्री मानसून आ गया था और टेम्परेचर 40 डिग्री से कम रहा है, क्योंकि डेंगू मच्छर की जो साइज के लिए जो है 40 डिग्री से बिलो टेम्परेचर बड़ा आइडियल टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है।
तो अभी आपने देखा है कि जैसे लास्ट सारा समर ही तकरीबन 40 से कम ही टेम्परेचर रहा है, और फिर इंडोर्स में तो टेम्परेचर और घरों के अंदर जो है टेम्परेचर और कम हो जाता है, तो आइडियल है। इसलिए फिर हमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें 200 के करीब जो हैं स्पेशल 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सैनिटरी पेट्रोल अपॉइंट करने की इजाज़त दी है, जिसकी बेस पे सीओ साहब ने 200 के करीब लोग अपॉइंट किए हैं, और अब हमारे पास टोटल तकरीबन 1000 के करीब टीम्स जो हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं, जिसमें 600 के करीब टीमें जो हैं घरों के अंदर चेक कर रही हैं, क्योंकि घरों के अंदर टीमें हमें चाहिए होती हैं जिसमें फीमेल्स साथ हों, क्योंकि घरों में जाना होता है, लोगों की थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जो कि सही भी है। आजकल के हालात की वजह से लोग थोड़े से डरे होते हैं, और डेफिनेटली सुबह के टाइम सर्विलेंस होती है तो घरों पे मर्द नहीं होते। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी गुजारिश होगी तमाम शहरियों से कि वो टीम जब आएँ वो अपने आइडेंटिटी शो करवाएं तो उनके साथ कोऑपरेट करें। उनका पर्पस बिल्कुल भी आपको तंग करना नहीं है, बल्कि आपको एजुकेट करना है, क्योंकि घरों में सबसे मेन जो 3-4 चीज़ें हैं वो होती है एयर कूलर जिसमें पानी खड़ा रहता है, क्योंकि डेंगू मच्छर की जो अफजाइश है इसके लिए साफ़ पानी की ज़रूरत है। सीवरेज का जो वाटर है वो उसके लिए आइडियल नहीं होता। तो साफ़ पानी आजकल हर घर में, जैसे सीज़न है गर्मी का है, एयर कूलर है, तो एयर कूलर का जो पानी है उसको हम जब ड्रेन नहीं करते रेगुलरली और वो खड़ा रहता है तो वहाँ पे वो मच्छर जो पैदा होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह उसकी जो चिक्स हैं वो अगर पुरानी है और साफ़ नहीं है, उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, तो जो डेंगू मच्छर का जो लार्वा है वहाँ पे पैदा होता है। तो इसलिए वो एक मेन सोर्स है घरों में मच्छर बनने का। और दूसरा सोर्स है कि जो काफ़ी लोगों को शायद उसके बारे में पता ही नहीं है, वो है एयर रेफ्रिजरेटर की जो ट्रे होती है। रेफ्रिजरेटर जब मेल्ट होता है, उसमें आइस मेल्ट होती है, तो उसके नीचे एक ट्रे होती है जो हिडन होती है, कंसील्ड होती है, ताकि वो खूबसूरती को बुरा ना करे। तो उसमें पानी जमा होता रहता है और वहाँ पे वो मच्छर की नर्सरी बनता है, क्योंकि वो अनअटेंडेड रहता है और उसका तो पानी भी ठंडा है, टेम्परेचर भी ठंडा होता है और वो डार्क भी होता है, वहाँ पे अंधेरा होता है। तो इस वजह से ये 2 मेन चीज़ें हैं। और उसके अलावा बाकी घरों में अक्सर लोगों ने ऊपर स्टोर रूम्स बनाए होते हैं, या ऊपर छतों पे जो स्क्रैप लेफ्ट ओवर रखा होता है, जो कंटेनर्स होते हैं, कोई पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, लोहे के बर्तन हैं, वो रखे होते हैं, तो वो भी एक मेन सोर्स बनता है। तो तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऊपर छत पे या घर में कोई स्टोर रखना है तो या तो उसको कवर कर लें ताकि बारिश का पानी उसमें ना जमा हो, और अगर छत उसको कवर नहीं कर सकते तो अगर कंटेनर सीधा ही रखना है ज़रूरी, तो उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का शॉपर डाल दें ताकि वो सील हो जाए, ताकि उसके अंदर पानी या मच्छर ना जा सके। यहाँ पे लास्ट है कि उसको उल्टा करके आप रख दें ताकि पानी वहाँ जमा ही ना हो सके। और सबसे एक इजी रेमेडी है कि अगर घरों में या किसी ऐसी जगह पे आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा कंटेनर भी रखना है जहाँ पे पानी भी रखना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर डाल दें। बेशक वो पुराना मोबाइल जो गाड़ी में से निकलता है, मोटरसाइकिल में से निकलता है, उसकी एक लेयर बना दें। लेयर बनाने का पर्पस क्या है कि जो मच्छर का लार्वा नीचे जब पैदा होता है तो सांस लेने के लिए ऊपर मछली की तरह वो सरफेस पे आके सांस लेना होता है, तो वो जब ऑयल की लेयर आ जाएगी तो फिर वो उसका वो बैरियर बन जाएगा और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये तो हाउस होल्ड में है। बाकी हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी 400 के करीब टीमें हैं जो आउटडोर सर्विलेंस कर रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ हैं, जंक यार्ड्स हैं, ग्रेव यार्ड्स हैं, कब्रस्तान हैं। कब्रस्तानों में अब हम पिछले दिनों सीओ साहब, डीएचओ साहब और बल्कि डीसी साहब की हिदायत पे हमने एक दिन तस किया था कि उसमें स्पेशली सिर्फ कब्रस्तान पे फोकस करना है सैटरडे को, क्योंकि थर्सडे को, फ्राइडे को लोग अपने जो फौत हो चुके हैं अजीज़, उनकी कब्र पे जाते हैं फातिहा खानी के लिए, और वहाँ पे मिट्टी के बर्तन रख देते हैं पानी डाल के परिंदों को पानी पीने के लिए, जो कि है तो परिंदों के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो भी नर्सरियाँ बन जाती हैं मच्छर के लिए, डेंगू के लिए, क्योंकि वो भी साफ़ पानी होता है, उसका भी टेम्परेचर लो रहता है, शेडी एरिया होता है। तो वो भी हमारा एक फोकस है जो बिल्कुल अनअटेंडेड था। सर्विलेंस हमने काफ़ी बढ़ाई है। जनाह टाउन और इकबाल टाउन, मदीना टाउन जो है, इसमें पेशेंट्स ज़्यादा आए हैं। 13 मदीना टाउन से आए हैं, 13 उधर से इकबाल टाउन से आए हैं, तो वो वहाँ पे हमने सर्विलेंस ज़्यादा बढ़ा दी है। बल्कि जो हमारी 6-7 यूसीज़ हमें आइडेंटिफाई हुई जहाँ से पेशेंट्स ज़्यादा आए हैं, वहाँ पे हमने अभी स्वीप एक्टिविटी स्टार्ट की है
कि सारे घर की डोर मार्किंग्स भी हो, और सीओ साहब ने और मैंने और डीएचओ साहब डॉक्टर साकिब मुनीर साहब ने हर डेली बेसिस पे 2 यूसीज को प्लान किया हुआ है, उसको विजिट करना है और अपनी जो टीम्स हैं उनका काम भी चेक करना है। इवन कल रात तक भी हम सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ आउटडोर कर रहे थे, सीओ साहब भी साथ थे। तो फैक्ट्रीज़ भी हमारा कंसर्न है, जैसे आजकल शादी हॉल हैं, आपको पता है कि शादियों का सीज़न कम है गर्मियों की वजह से, तो शादी हॉल अक्सर बंद हैं, तो उनके किचन्स जो हैं वो कुछ ओपन हैं, वहाँ पे उन्हें बारबेक्यू की ग्रिल्स हैं, उनके जो बर्तन हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो उन्होंने ओपन रखे हुए हैं, तो वहाँ पे बारिश का या कोई भी पानी जमा हो जाता है तो वो पोटेंशियल साइट बनती है। तो हमारी फैक्ट्री या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि डेंगी टीम अगर आए तो आप उनसे कोऑपरेट करें। बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए और जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। जहांगीर अज़हर साहब, आप क्या कहेंगे, कितनी टीमें जो कि तश्कील दी जा चुकी है और क्या जिन इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन किया गया है वहाँ पर? देखिए नान, जैसे बताया डॉक्टर सलीम अहमद राणा साहब ने कि जिन इलाकों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे सर्विलेंस वगैरह की जा रही है और रात देर तक बल्कि जो है वो सर्विलेंस की जा रही है। फैसलाबाद में अगर डेंगू के हवाले से ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, माजर चाहूँगा बात करता हूँ, सर्विलेंस का तरीका क्या होता है इनका? क्या घरों में जो अब जहाँ पे टब्स या पुराने टायर पड़े हैं उनको किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मैकेनिकल और टेक्निकल एक्टिविटी जो है वो महकमा सेहत इंतज़ामिया की जानिब से की जाती है। ऐसे मकाम जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि जब कब्रिस्तान का विजिट किया जाता है वहाँ पे छोटी छोटी प्यालियाँ पड़ी होती हैं, प्यालियों में जो पानी मौजूद होता है उन प्यालियों को जो है वो ख़त्म किया जाता है, तोड़ा जाता है और ऐसे मकामात का सफाया किया जाता है जहाँ पे ख़दशा हो कि इस जगह पे जो है वो पानी मौजूद हो सकता है, उन मकामात को ख़त्म किया जाता है। इसके साथ साथ स्प्रे की जाती है उन इलाकों में, उन घरों में जहाँ पे जो है वो डेंगू मरीज़ रिपोर्ट होता है। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि महकमा सेहत इंतज़ामिया या जो डेंगू टीमें हैं मुख्तस की गई हैं इस स्पेशल काम के लिए, तो वो इस सिलसिले में जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैं फैसलाबाद में अगर ओवरऑल डेंगू के हवाले से बात करूँ, जिसे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनास करवाना चाहिए। फैसलाबाद में अब तक 51 मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगू के। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 51 जो डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट हुए हैं वो रिपोर्ट हुए हैं प्राइवेट लैब से, और इसके अलावा दीगर जो हमारी सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में अभी तक अलाइड 1 और अलाइड 2 में जो है 51 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। इसमें अलाइड अस्पताल 1 में जो है वो 36 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, और इसके साथ साथ अगर अलाइड अस्पताल 2 के हवाले से बात की जाए तो 15 मरीज़ जो हैं वो अलाइड हॉस्पिटल 2 में रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह 51 मरीज़ जो है वो अब तक साल 2023 में आज तक जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं वो 13 से 14 अगस्त इतवार और सोमवार को सबसे ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 दिनों के दौरान तकरीबन 10 मरीज़ जो थे वो सामने आए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं वो फारा चौक का जो हमारा इलाका है पीपल्स कॉलोनी का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। कल परसों मैंने जब 2 मरीज़ों के हवाले से बताया कि 3 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, तो उनमें 2 मियाँ बीवी शामिल हैं जो कि फवारा चौक के रहायशी हैं। इसका मकसद यह है कि फवारा चौक पे जो है वो फोकस डेंगू मच्छर का जो है वो हो चुका है, और मैं तो ये समझता हूँ कि उस इलाके को जो है वो रेड जोन, ज़ाहिर बात है महकमा सेहत बेहतर समझता है कि किस तरह उन्हें निज़ाम चलाना है, क्या SOPs है, किन के ऊपर अमल दरामद करना है, तो उस इलाके को जो है वो रेड जोन करार दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए 2017 में जब हमने डेंगू के हवाले से काम किया तो सर सैयद का जो इलाका है थाना फैक्ट्री एरिया में बनता है, तो वहाँ से हर घर में जो था वो डेंगू मरीज़ रिपोर्ट हो रहा था। अगर एक घर में रिपोर्ट नहीं हुआ तो साथ वाले घर में जो था वो डेंगू मरीज़ रिपोर्ट हो रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे 2017 में जो थे वो डेंगू मरीज़ रिपोर्ट होते थे। और डेंगू मरीज़ों की रिपोर्ट तादाद के वाले से बात की जाए तो 2017 में तकरीबन 387 या 385 के करीब मरीज़ जो थे वो डेंगू के फैसलाबाद में 2017 में जो थे वो रिपोर्ट हुए। अब बात यह है इलाज के हवाले से कि हम इलाज की सहूलियात किस सतह पर फराहम कर रहे हैं। देखें अलाइड हॉस्पिटल में जो पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ फैसलाबाद के नहीं थे, वो झंग के हैं, वो चिन्योट के हैं, वो टोबा के हैं, सरगोदे के हैं, मियाँ वाली के हैं, इसके साथ साथ ननकाना साहब है, शाहकोट है, हमारा हाफसाबाद है, पिंडी पट के हैं। अच्छा, अब जितने भी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे FCPS मेडिसिन हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए हैं। 2011 में जब ये वबा आई थी और 2011 से लेकर 2023 तकरीबन हम कह सकते हैं कि 12-13 साल हो चुके हैं। 12-13 साल में अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी इसके इलाज की जो सहूलियात है डेंगू के हवाले से वो मुमकिन नहीं बना सके, और यही वजह है कि जो भी जिस मरीज़ में भी डेंगू की तशखीस होती है उसे अलाइड अस्पताल यानी कि अलाइड अस्पताल 1 या फिर अलाइड अस्पताल 2 जिसे पहले DHQ अस्पताल कहा जाता था
वहाँ पे जो है वो मुंतकिल किया जाता है। अब बर्डन जो है वो इन 2 अस्पतालों को जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। अब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है, 4-4 बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 4 या 6 या 8-10 कर दिए होंगे। तो वहाँ पे जो बेड मुख्तस किए गए हैं, उन बेड को मुख्तस करने का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे जो मेडिसिन डेंगू के हवाले से दी जा रही है उसका क्या फ़ायदा है, जो डॉक्टरों के बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्योंकि जैसे ही मार्च का महीना आता है तो डॉक्टरों की जो है वो ट्रेनिंग शुरू करवा जो है वो शुरू हो जाती है कि डेंगू के मरीज जो है वो रिपोर्ट हो सकते हैं। और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे डिवीजन फैसलाबाद से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान आते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, और इसके साथ साथ जो मेडिकल अफसरान हैं वो वहाँ पे शिरकत करते हैं और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा लेक्चर दिया जाता है कि अगर डेंगू मरीज रिपोर्ट होता है तो उसकी क्या अलामात हैं, किस तरह आपने जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। इस तमाम इकदामात के बावजूद भी हमने यही देखा है कि फैसलाबाद के अगर किसी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बात की जाए, फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद है, इसके साथ साथ नुसरत फ़तेह अली खान जिसे इससे कबल जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी कहा जाता है, समुंदरी है, जड़ांवाला है, तांदले वाला है, झुमरा है, यानी कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे इलाज की सहूलियात मौजूद है, मगर मरीज़ों को जो है दहलीज पर अभी तक इलाज की जो सहूलत है वो फराम नहीं की जा सकी। यही वजह है कि मरीज़ वो ख्वाह किसी भी इलाके का रहायशी है, अगर वो डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुका है तो उसे जो है वो अलाइड अस्पताल 1 और अलाइड अस्पताल 2 का जो है वो रुख करना पड़ता है। इससे बेहतर तो मैं डॉक्टर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। ओवरऑल फैसलाबाद में डेंगू के हवाले से कितने डेंगू लार्वे जो है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ वहाँ पे की जा चुकी है, कितने अफराद के ऊपर जो है वो FIR दी गई है, और इसके साथ साथ कितने अफराद को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, ये वो सवालात हैं जो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सलीम साहब से पूछने चाहिए और हमारे नाजरीन को पता हो कि फैसलाबाद में अब तक इतने डेंगू लार्वे जो हैं वो महकमा सेहत की जो डेंगू टीमें हैं उन्होंने तलाश की हैं, तलब की हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे कितने अफराद पे जो है वो FIR दी है। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हमने देखा है कि जो ज़्यादातर सरकारी दफातर हैं या सरकारी अफसरान हैं, अगर उनके घरों से या उनके दफातरों से या उनके महकमों से अगर लार्वा निकलता है तो वहाँ पे FIR नहीं दी जाती। अगर किसी प्राइवेट किसी महकमे में लार्वा निकलता है तो वहाँ पे हमने देखा है कि FIR वगैरह दी जाती है। बिल्कुल, हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बाज़ ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे FIR दर्ज होने की बजाय बात को भी दबा दिया जाता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गुफ्तगू ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर राना सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या कोई FIR हुई, कितने जगहों पे लार्वा जो है वो बरामद हुए, कितनी तादाद में हुए, कंप्लीट डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 जो है फवारा चौक जो है वहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि एक ही घर के मियाँ बीवी जो जिनको डेंगू पॉजिटिव आया था, तो वहाँ पे हमने जो है ये जो मैंने बताया था कि 6-7 यूनियन काउंसिल्स हैं जो हाई रिस्क हमने डिक्लेयर किए हैं। हम उनको रेड नो गो एरिया तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। हेल्थ में हमने उसको डेफिनेटली एक एमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और उसके लिए CO साहब की मुशावरत से जो है हमने उनमें 10 दिन का स्वीप एक्टिविटी प्लान बनाया कि सर्विलेंस उसकी घरों की भी डिटेल सर्विलेंस होगी, छतों में भी होगी और डोर मार्किंग भी होगी, ताकि वहाँ पे जितने कंटेनर्स हमें मिल रहे हैं, बेशक वो एक पानी का बर्तन है, एयर कूलर है, कुछ भी है, तो उसके बारे में हमने एक्टिविटी शुरू कर दी है। इस मंगल से 15 अगस्त से शुरू कर दी है और वो भी जारी है बड़े ज़ोर शोर से, और माशाल्लाह बड़ा अच्छे उसमें हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं और अस्टॉनिशिंग भी हैं कि लार्वाज जो हैं पानी के कंटेनर काफ़ी मिल रहे हैं। दूसरा आज़ाद ने जैसे पॉइंट आउट किया कि जो पेशेंट्स हैं उनके क्रिटिकल होते हैं या डेंगू के पेशेंट्स हैं, उनके एडमिशन के सिलसिले में वो जो हमें टर्शरी की सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत होती है कि डेंगू के पेशेंट को प्लेटलेट्स हम देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। प्लेटलेट्स अगर एक सर्टन अमाउंट से या लेवल से नीचे आते हैं तो फिर लीकी फेज स्टार्ट होने का डर होता है, तो उसमें फिर ICU की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमें उनकी भी स्पेशलाइज की डिपेंडेंसी रहती है। अभी आपका अगला सवाल जैसे था कि लीगल एक्शंस के बारे में, तो हमारा SOPs इस तरह है कि हम लोग ने कहा होता है कि सारी जो हमारे सेंट्री पेट्रोल जो फील्ड स्टाफ है वो जहाँ पे भी जाएगी, वो जहाँ पे अगर देखती है कि वो कंटेनर है तो पहले उसको नोटिस देगी, ठीक है कि आप इसको करेक्ट कर लें, रेक्टिफाई कर लें। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनका बिज़नेस ऐसा है कि जहाँ पे उन्होंने पानी का इस्तेमाल करना ही है, जैसे मार्बल फैक्ट्रीज़ कुछ हैं, जैसे उन्होंने मार्बल क्रशिंग करनी है तो उसमें पानी की ज़रूरत है।
इसी तरह जो स्विमिंग पूल्स हैं उनका जो स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन उसके आगे जो उनका ड्रेन होता है उसमें थोड़ा सा पानी स्टैगनेंट होता है। तो वो उनका कमर्शियल एक्टिविटी है जिससे उनका बिजनेस का एक ज़रूरत है। तो उनको फिर हम जाके गाइड करते हैं, नोटिस पहले देते हैं कि आप इसको इस तरह करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए 2 तरीके, एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल ये है कि कहीं पे भी पानी है उसको आपने ख़त्म कर देना है। पानी का कंटेनर है, पानी उल्टा दें, कंटेनर को उल्टा कर दें। अगर पानी उसमें फिर भी रखना है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाल दें, और नहीं फिर भी कर सकते तो ऑयल की लेयर डाल दें। ज़रूरी नहीं कि नया मोबाइल हो, जो गाड़ी में से यूज्ड मोबाइल है वो भी आप उसकी लेयर पर कंप्लीट लेयर डाल लें ताकि नीचे से पानी नज़र ना आए। तो वो हम उनको गाइड करते हैं, फिर उनको नोटिस दे देते हैं कि ये आपकी पोटेंशियल साइट्स हैं कि यहाँ पे डेंगू लार्वा की अफसाइश हो सकती है, और फिर 2 से 3 दिन का उनको टाइम देते हैं। फिर हमारी टीम दोबारा जाती है, और अगर फिर भी वो नहीं उसको करते तो फिर हम उसके ऊपर इस्तखासा और FIR देते हैं। तो अभी तक हमने तकरीबन 4500 नोटिस दे चुके हैं और 5000 के करीब वार्निंग्स दे चुके हैं, जिसमें हाउस होल्ड्स भी आते हैं, जिनमें घरों में भी कुछ ऐसा है कि जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन आपने देखा है, सोसाइटीज़ बहुत बन रही हैं, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो उनमें वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड हैं वो बन गए हैं लेकिन उनको कवर नहीं किया गया। तो वहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके ऊपर हम FIR या नोटिस पहले देते हैं उसको, और अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता 3 दिन बाद तो फिर हम उस पर FIR देते हैं। तो इस सिलसिले में हमने तकरीबन 250 के करीब FIRs करवा चुके हैं, जिसमें से 25 के करीब हमने लोग अरेस्ट भी करवाए हैं जो फिर भी स्टबन थे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं थे। तो डेफिनेटली फिर हमें वो लोकल गवर्नमेंट और पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट भी करवाना पड़ा है, और 25 के करीब जो हैं वो हमने प्रेमिसेस जो हैं सील किए हैं, कि जिनको हमने नोटिस दिए उनको 3 दिन बाद गए, उन्होंने फिर भी उसको रेक्टिफाई नहीं किया और उसी तरह वो एक्टिविटी चल रही थी, तो वो फिर हमें उनको मजबूरन सील करना पड़ा। क्योंकि हमने उनको यही बार बार बताते हैं कि ये जो मच्छर यहाँ से पैदा होना है ये सबसे पहले आपको काटना है और फिर आपके सराउंडिंग्स को काटना है किसी को, क्योंकि वो तो नहीं, मच्छर ना रंग मतलब कुछ नहीं देखता ना, वो तो जो सामने आएगा उसको वो काटेगा। तो इसलिए वो आपकी सेहत के भी लिए ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ जो इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते तो फिर हमें उसके लिए लीगल एक्शन करना पड़ता है। इसी सिलसिले में अब हम जो डेंगू लार्वा की डिटेक्शन है वो भी हमारी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि टीम्स हमारी बढ़ गई हैं, तकरीबन 1000 के करीब टीम्स हो गई हैं। तो डेंगू लार्वा जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है वो 19,000 के करीब हो चुका है फैसलाबाद में ही सिर्फ, ठीक है। और उसके अलावा जो 30 लाख के करीब घर और 34 लाख के करीब जो कंटेनर्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव से मतलब ये होता है कि इसमें डेंगू का भी लार्वा हो सकता है और उसमें दूसरे मच्छर का भी लार्वा हो सकता है। तो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट तो दोनों को एक ही चाहिए। तो वो एक्टिविटी सर्विलेंस जिसको हम बोलते हैं वो हमने काफ़ी एनहेंस की है, शायद उसी वजह से और अल्लाह की मदद की वजह से है कि फैसलाबाद अभी तक उस हद तक नहीं गया कि जो शायद पिछले साल गया था। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा आएगा, लेकिन वो एफर्ट्स है डिपार्टमेंट्स की भी और DC साहब की भी और गवर्नमेंट की भी हेल्प की ज़रूरत थी, जिसका उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है कि हमारा वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कंट्रोल में रहा है। जो बाकी उन्होंने पॉइंट रेज़ किया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर ऑफिसेज, उनमें क्या आपने एक्शन लिया है। उसमें ये है कि DC साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि जो लाइन डिपार्टमेंट हम कहते हैं कि जो वासा है, ज़िला कौंसल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बाकी फूड हेल्थ अथॉरिटी है, वो भी इतना ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम बार बार लोगों को यही अवेयरनेस देते हैं कि ये हेल्थ का ही डेंगू नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट्स का, सब लोगों के लिए मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हमने कोविड में किया था कि कोविड में लोग सेंसिटाइज थे और उन्होंने मिल के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क पहनना, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें काबिल कंट्रोल थी। नो डाउट कि नुकसान भी काफ़ी हुआ था। तो इसी तरह डेंगू में भी हमें कलेक्टिव एफर्ट की ही ज़रूरत है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में इरिगेशन की एक हाउसिंग कॉलोनी है इधर जड़ावाला रोड पे बूस्टल जेल के ऑपोजिट, तो वहाँ से हमें डेंगू लार्वा आइडेंटिफाई हुआ था और मॉस्किटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हमने वो इरिगेशन वालों पे FIR दी थी और DC साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको कहीं से लार्वा आइडेंटिफाई होता है उनको पहले नोटिस दें, और अगर फिर भी वो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं होती तो आप उनके जो हेड्स हैं उनके ऊपर आप इस्तखासा और FIR प्रोसीड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो कि अताई होते हैं और गली मोहल्लों के अंदर उन्होंने क्लिनिक्स खोले होते हैं, बहुत सारी शिकायत मिलती हैं
कि उनकी तरफ से कोई ऐसे इलाज मुआवजे किए जाते हैं कि मजीद बेहतरी लाने के बजाय बिगाड़ पैदा कर दिया जाता है सेहत में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है? इस हवाले से मैं खास तौर पे असदार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो जो रिपोर्ट हो रही होती हैं, आपको भी शिकायत मौसूल हो रही होती हैं, उसके ऊपर खबरें भी फिर चल रही होती हैं, तो महकमा सेहत की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? देखें हनान, बात शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे वसाइल की जो बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ा है, अमले की शदीद कमी है। आप किस तरह वो कार्रवाइयाँ कह सकते हैं कि तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो 100% यानी कि 100% मुकम्मल होनी चाहिए? देखें डॉक्टर सलीम अहमद राना मेरे पास बैठे हुए हैं, इनके पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज का चार्ज भी इनके पास है और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर का चार्ज भी इनके पास है। अब ये डेंगू का निज़ाम देखें कि डेंगू सीज़न अरूज पे है या फिर ये अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। एक इंसान है, सुबह को निकला है, यूनियन कौंसिल भी विज़िट करनी है, अगर कहीं पे डेंगू मरीज़ रिपोर्ट होता है तो उस इलाके में भी जाना है, डेंगू मरीज़ को भी देखना है, साथ साथ वहाँ पे डेंगू टीमें काम कर रही हैं नहीं कर रही, उनकी सर्विलेंस को चेक करना है, डेंगू टीमों को चेक करना है, मुलाजमीन आ रहे हैं ड्यूटी पे नहीं आ रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है ना, ये वो सारा निज़ाम चल रहा होता है। इसके साथ साथ फिर जो मराकज़ सेहत होते हैं, BHU है, RSC है, THQ है, उनके विजिट इन्होंने अलहदा से करने हैं। अगर API का कोई निज़ाम है वो इन्होंने अलहदा से देखना है। इसके साथ साथ पोलियो आ जाता है तो जो कि माह सितंबर में अब आने वाला है, तो अब फिर इन्होंने पोलियो के हवाले से कंपेन को भी देखना है। अब देखें काम कितने ज़्यादा मैंने आपको गिना दिए हैं जी। अब साथ जब इन्होंने अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि इस तरह काम नहीं हो सकता जिस तरह हम तवक्को करते हैं जी। पिछले दिनों मैं एक MS के पास बैठा हुआ था तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने सेक्रेटरी साहब से पिछले दिनों बात की, सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि सर आप जब हमें बजट देते हैं ना वो पाकिस्तानी हिसाब से देते हैं। अच्छा। और जब आप सहूलियात कल से बात करते हैं तो आप कहते हैं जो यूरोप कंट्री में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम हो रही हैं उस तरह की जो है वो सहूलियात जो है फराहम। हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अज़हर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अज़हर भाई मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले आपने जहाँ से देखें अताइयों के हवाले से बात की जाए तो अताइयों की तादाद जो है वो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी कार्रवाइयाँ कर रही है, महकमा सेहत के जो अफसरान हैं वो भी अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। मगर आप महकमा सेहत के अफसरान या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो अमला या जो मुलाजमीन है अगर वो किसी भी क्लिनिक को सील करते हैं, किसी हॉस्पिटल को सील करते हैं तो क्या होता है वो यहाँ से जगह ख़त्म करके अगले किसी गली में जो है जाके वो बना लेता है जी, फिर से उसका काम जो है वो। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के मुताबिक फैसलाबाद में जो पिछले दिनों नक्शा जारी हुआ था तो कुछ सैकड़ों में तादाद नहीं है, हज़ारों में अताइयों की तादाद जो है वो 4500 थी या इससे गालबन शायद ज़्यादा ही थी। तो वो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अताइयों के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ कर रहा है। पिछले दिनों मैंने खबर भी दी, स्टेट लाइफ की जानिब से 22 हॉस्पिटल्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन पर ये हॉस्पिटल मुकम्मल मेयार पे पूरा नहीं उतरते, इनके ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल मेयार पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए इन 22 हॉस्पिटल की जो सर्विस है वो मुअत्तल की जा रही है। उन 22 हॉस्पिटल में जो थे सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल थे और फैसलाबाद के बड़े बड़े जहाँ पे अच्छा खासा रश होता है, हज़ारों की तादाद में मरीज जाते हैं, तो उनके ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिए गए। मैं तो ये कहूँगा बल्कि तकरीबन सील ही कर दिए गए कि आप तब तक सहूलियात फराहम नहीं कर सकते जब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते। हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का ये हाल है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल का ये हाल है कि हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उन अस्पतालों में अमल दरामद नहीं करते जहाँ पे हज़ारों अफराद जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। एक अगर अताई बैठा हुआ है, ज़ाहिर बात है अताई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अताई के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना हो, अताई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एक अताई के पास अगर कोई मरीज जा रहा है, 10 जा रहा है, 15 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं या 40 से 50 मरीज जाते होंगे, अच्छा उससे हमने उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। और जहाँ पे हज़ारों अफराद जाते हैं उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है जी। उन्होंने फिर जब इनकी सर्विस मुअत्तल की, फिर तमाम अस्पतालों को ज़ाहिर बात है उनकी कमाई का ज़रिया है, ऑपरेशन होते हैं तो उन्हें जो है इसकी इनकम आती है, तो तमाम ने जो था वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। आप देखें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कब नाफिज हुआ, कब इसे
शोबे को जो था वो मुतारफ़ करवाया गया। और अब जाके कहीं 2023 में हमें पता चला है, वो भी उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, तब हमें पता चला है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और जो हमारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के ऊपर पूरा ही नहीं उतरते। यानी कि वो भी अगर वो पूरा नहीं उतरते तो वो भी फिर अतायत में ही शुमार होते हैं कि वो जो मरीजों को अगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के मुताबिक आवाम को सेहत की सहूलियात फराम नहीं कर रहे तो उसका फिर कौन जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था, कोई ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही थी, तो वो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अज़ादार जब कोई डॉक्टर ग्लव्स पहनता है, उसने ग्लव्स पहना हुआ है जी, और उसने एक सुई ली हुई है टांके के लगाने के वाले से, और एक उसके साथ जैसे धागा कहते हैं वो उसके साथ है, उसे उसी मरीज का जब वो ऑपरेशन कर रहा है, टांके वगैरह लगा रहा है, उसी ग्लव्स के साथ जो मरीज का खून है उसके ग्लव्स में लगा है और वही सुई में लगा है और वही धागे में लगा है, क्योंकि जब उसने उसकी स्टिचिंग वगैरह करनी है। अब उसने क्या करना है, अब ना उसने सुई तब्दील करनी है, ना उसने धागा तब्दील करना है, ना ही उसने ग्लव्स उतारने हैं जी। उसी ग्लव्स के साथ एक और मरीज आया जी, उसने वही जो खून में भरा हुआ ग्लव्स था वो दूसरे जिस मरीज ने ऑपरेशन करवाना है, ये तो बड़ी उसके लिए वो बात बता रहे हैं आप, HIV, हेपेटाइटिस और पता नहीं क्या क्या मर्जे। ये देखे ना, ये वो सूरत हाल है। ये मैं अपनी जुबान में, मैं एक डॉक्टर की जुबान बोल रहा हूँ कि ये वो हालात होते हैं हॉस्पिटल के। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में फिर कौन ऑब्जर्व करता है? देखे ना आप, देखो ऊपर कौन जाए ऑपरेशन थिएटर में, कोई जाएगा तो चेक करेगा ना। लेकिन वाइस चांसलर की तरफ से, MS की तरफ से देखिए पिछले दिनों मैंने खबर दी थी, हनान पे बात किसी और तरफ निकल जाएगी। पिछले दिनों मैंने खबर दी आर्थोपेडिक वार्ड के वाले से, अलाइड हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक वार्ड बना हुआ है, वहां पे जो सर्जिकल आइटम्स वगैरह फरोख्त की जा रही हैं उनका नुमाइंदा जो कि प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा है वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और वो सामान साथ दे रहा है, सर्जिकल आलात जो होते हैं वो साथ साथ डॉक्टरों को पकड़ा रहा है। तो फिर मैंने इस हवाले से खबर भी एक जो थी वो अपने चैनल पे चलाई कि आपको क्या इख्तियार है कि आप ऑपरेशन थिएटर तक दाखिल हुए, ना सिर्फ दाखिल हुए और आप प्राइवेट अपना जो सामान है वो फरोख्त कर रहे हैं। देखें माफिया पूरा, आप किसी को छेड़ेंगे तो एक पूरा माफिया आपके सामने जो है वो ऊपर के सामने नजर आएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंसामिया को इस मसले का पता है, अलाइड पाल इंसामिया को इस मसले का पता है, और जब हमने ये मसला उजागर किया तो ऊपर तक हमारी जो थी हमने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर क्या हुआ, अभी तक वैसे का वैसा निज़ाम चल रहा है। वो प्राइवेट कंपनी का जो मुलाजिम है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जब आर्थोपेडिक का ऑपरेशन होता है अलाइड हॉस्पिटल में तो वो ना सिर्फ अपना सामान बाकायदा लेके आता है, सामान ले आके वो जो है अंदर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होता है और डॉक्टरों को जिस मरीज को जो जो सामान चाहिए होता है वो सामान फराम कर रहा है और बाकायदा तौर पे उसके पैसे जो है वो मरीजों से वसूल कर रहा है, कैश वसूल कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल के हालात है। और मैंने यहां तक भी सुना है, बल्कि मुझे कई दफा डॉक्टरों ने कहा है कि सरदार आप इस मसले को भी उजागर करें, जो राड वगैरह निकाले जाते हैं मरीजों के जिस्म से, प्लेट्स वगैरह निकाली जाती है, वो दोबारा साफ सुफ करके फिर वो किसी और मरीज में डाल दी जाती है। यहां तक तो सरकारी अस्पतालों में जुल्म होता है। ये तो बड़े आप शॉकिंग, इन्हें किसने पूछना है जी। ये वो अल्फाज है जो मैं डॉक्टरों के हवाले से बता रहा हूं। एक तो होता है ना कि जो मैंने प्राइवेट कंपनी के हवाले से आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी को शख्स को मैंने जाके मैंने कहा भाई आप यहां तक किस तरह पहुंच चुके हैं। मरीज है, जिसका मरीज है उसके साथ एक तीमारदार होता है, मरीज के साथ तीमारदार को इजाजत नहीं है कि वो ऑपरेशन थिएटर में मरीज के पास दाखिल हो सके, और आप अपने सर्जरी लात बेचने के लिए जो है वो ऑपरेशन थिएटर तक दाखिल हो चुके हैं। मसला उठाया, लाइन पे तमाम को लिया, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो मसला आज का यूं ही चल रहा है जी। तो प्राइवेट या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े या सरकारी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उन पे तो हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते, वहां पे SOP पे हम अमल दरामद नहीं करते सेहत के कवानीन के हवाले से। मगर जहां पे अताई बैठा हुआ जो 50 रुपए ले रहा है या 100 रुपए ले रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि हम इसे खत्म कर दें जी। ये बड़ी अहम बात और देखें, और इसके ऊपर होना चाहिए। एक मैं छोटी सी बात करने लगा हूं, आपने किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक कराना है जो कि आजकल अरूज पे है, तो आपको पहले सबसे पहले 2 महीने का टाइम मिलेगा और 2500 या 3000 रुपये आपको एडवांस में फीस भी जमा करानी पड़ेगी। अब जो गरीब शख्स है जिसके पास पैसे ही नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल तक पहुंच सके किराया भर के, अगर कोई किसी ने कोई अपना मवेशी फरोख्त किया है या किसी ने कोई जहेज फरोख्त करके, जेवर फरोख्त करके अपने वालदैन का ऑपरेशन करवाने के लिए, बच्चों का ऑपरेशन करवाने के लिए वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचा है, तो पता चला कि उसकी जेब जो है वो कट गई है वहां पे। बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम जो है उनको भी देखना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी शो में आने के लिए। इसके साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सेकंड हाफ में हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको एशिया खुरनोश के रेट्स के हवाले से आगाह किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस सेगमेंट का स्पेशली इंतजार कर रहे होते हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से लिस्ट पब्लिश की जाती है और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ के रेट लिस्टों के साथ इसे कंपेयर भी किया जाता है कि सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है। तो तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की तरफ। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है रेट लिस्टों के हवाले से? तो बात करें आज की सब्जियों फलों, जबकि लहसुन चाइना 20 रुपये महंगा होकर 410 से 430 रुपये किलो हो गया। फूल गोभी 140 रुपये किलो, बंद गोभी 5 रुपये सस्ती होकर 75 रुपये, घिया तोरी 20 रुपये महंगी होते हुए 85 रुपये से 105 रुपये किलो, टींडे 15 रुपये महंगे होकर 210 से 225 रुपये किलो हो गए। बैंगन 70 रुपये किलो हो गए। खीरे 25 रुपये महंगे होते हुए 100 रुपये से 125 रुपये हो गए। पालक 10 रुपये सस्ती होकर 85 रुपये से 75 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च जो है वो 225 की किलो। सेब गाचा जो है वो 175 रुपये से 170 हो गया। केला 10 रुपये सस्ता होकर 130 रुपये दर्जन हो गया। अमरूद जो है वो 55 रुपये से 50 रुपये पर आ गया। नाशपाती महंगी होकर 130 रुपये हो गई है। अंगूर गोला जो है वो 150 से 160, जबकि अंगूर सुंदरखानी 230 रुपये किलो का रह गया। जबकि मीठा जो है वो 10 रुपये सस्ते होकर 160 से 150 रुपये। आम चौंसा 150 रुपये, आड़ू 10 रुपये सस्ता होकर 160 रुपये किलो हो गया। मार्केट कमेटी की जानिब से आज की कीमतों का अहवाल जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे अब हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। शहर फैसलाबाद और डिवीजन भर के अंदर स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बहुत सारा नया टैलेंट जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यही टैलेंट आगे निकल के जो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। बहुत सारे यहाँ पे कबड्डी के प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ वॉलीबॉल्स, हैंडबॉल्स और इसके साथ साथ क्रिकेट समेत बहुत सारे स्पोर्ट्स में से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि फैसलाबाद से निकल के उन्होंने दुनिया भर के अंदर अपना नाम जो है वो बनाया। स्पेशली कबड्डी और क्रिकेट की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ से निकल के नाम बनाए। बहुत सारी दूसरी खेलों के अंदर भी अब नए लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मसला जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो यहीं पे होता है कि सहूलियात की कमी की वजह से जो है उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी मसाइल होते हैं उनके लिए, कौन सी नई खेलें आ रही हैं, कौन सी नई खेलों के अंदर इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक की तरफ से शो किया जा रहा है, ये जानेंगे आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ बात करेंगे। जनाब, हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं तारुफ करवा देता हूँ। राना सज्जाद साजिद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सेक्रेटरी जनरल है पंजाब थ्रू बॉल के और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ड्यू बॉल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। तो आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ कैसर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि थ्रो बॉल भी खेलते हैं और इसके साथ साथ बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, चेस भी प्ले करते हैं और नेटबॉल भी के भी प्लेयर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो क्या हम सबसे पहले जो है वो राना साजिद साहब से शुरुआत करते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा सबसे पहले ये वॉलीबॉल और थ्रो बॉल इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और कितने प्लेयर्स हैं जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर प्ले किया? जी, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक बड़े अच्छे मौजू के लिए हमें यहाँ पे मदऊ किया। फैसलाबाद के जो तकरीबन हमारी 2011 में पंजाब की टीम जो थी वो सारे फैसलाबाद के प्लेयर थे और वो नेशनल चैम्पियन थे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ राना सज्जाद अकबर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। राना साहब, क्या कहेंगे आप? सियासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, वो भी अदारों के अंदर। आपको नहीं लगता समटाइम्स ये सियासत जो है एक कॉम्पिटेंट और होनहार स्टूडेंट या फिर प्लेयर का हक खा जाती? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मेरिट की बात कर रहे थे कि ये वही इसकी टर्मिनोलॉजी है सियासत जो है। सियासत में भी समटाइम ऐसा होता है कि अप्रोचेस की जाती है कि जी जो फलां प्लेयर है इसको आप सिलेक्ट कर लें, तो वहाँ पर भी जो कॉम्पिटेंट प्लेयर होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो मेरिट ऑल्सो डिपेंड ऑन फंडिंग। जब हम मेरिट पे टीम्स बुलवाते हैं, उनके ट्रायल्स करवाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना किराया खर्च के आ सके, तो वो डिमांड करते हैं कि जी हमें कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, टीए दे दिया जाए। तो चूंकि जो एसोसिएशंस होती हैं वो पैनल पे वर्क कर रही होती हैं, तो फिर उनके साथ कमिट करना पड़ता है।
तो फिर प्रोवाइड भी करना पड़ता है। जब हमारे पास नहीं होंगे तो फिर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? वहाँ पर फिर वो सारे जो है मेरिट जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है, और जो लोग हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम उनको खड़ा करके अपनी टीम जो है वो प्ले करवा लेते हैं। इस वजह से मेरिट भी डिपेंड करता है कि हमारे पास बजट कितना है। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा है। हमारा पंजाब स्पोर्ट बोर्ड भी है, वो कोई भी एक्टिविटी करवाता है वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पंजाब के अंडर तो 36-37 अजला हैं, तो अगर वो वहाँ से टीम्स 9 डिवीज़न बनते हैं, अगर वो मेरिटली डिवीज़न से टीम बुलवाएं तो समटाइम एक डिवीज़न की टीम जो है सबसे नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट होती है वही डिवीज़न को जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के वो टीम खड़ी हो जाती है कि जी ये डिवीज़न की टीम होगी। और अगर वही टीम जैसे फैसलाबाद की टीम हम बुलवाएं, जी हम टोबा से बुलवा रहे हैं टीम, या फिर झंग से टीम आ रही है, तो डेफिनेटली फैसलाबाद और झंग टोबा का किराया तो डिफरेंट है, तो बजट में फ़र्क आता है। इस वजह से फिर हमें ये मजबूरन ऐसा करना पड़ता है कि हम उन बच्चों को नज़रअंदाज करके, हालांकि हो सकता है कि वो हमारे फैसलाबाद के बच्चों से ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन वो नज़रअंदाज इस वजह से हो जाएंगे कि चूँकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उनको बुलवा सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप क्या समझते हैं, बहुत सारी खेलों के आप प्लेयर हैं, क्रिकेट का अगर कोई प्लेयर होता है तो वो सिर्फ कंसंट्रेट क्रिकेट के ऊपर करता है, लेकिन बहुत सारे दूसरे खेलों के ऊपर जब देखते हैं हम तो एक प्लेयर बहुत खेल जो हैं वो खेल रहा होता है, तो आप नहीं समझते कि इससे बंदा डाइवर्ट होता है, सही से फोकस नहीं कर पाता? एक्चुअली अगर डाइवर्ट करता है इंसान तो इसलिए करता है कि जब उसको दूसरी साइड से कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो। क्रिकेट के अंदर उनको स्कोप मिल रहा होता है, उनको पता है कि हमने नेक्स्ट कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर लेना है, उनको अपना विजन क्लियर नज़र आता है। लेकिन दूसरी स्पोर्ट्स को देखा जाए इनको निगलेक्ट किया जाता है, इनको कोई फंडिंग नहीं होती। जैसे राणा साहब ने भी बात की है कि उनको सिर्फ ये होता है कि हमें कोई सर्विसेज मिल जाए और हम एक पार्टिसिपेशन ही कर लें, दैट इज इनफ फॉर हिम। टूर पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि चले हमारा टूर ही हो जाए, या चले इस गेम में कोई टूर नहीं हो रहा, तो बास्केटबॉल में नहीं टूर हो पा रहा या सिलेक्शन नहीं हो रही, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है थ्रो बॉल में, न्यू गेम भी है, चलें ये आसान भी है, तो इसमें हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो टूर जो है ना प्लेयर के लिए, टूर उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बात होती है कि जी मैंने फलां नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, कराची चला गया, वहाँ चला गया, तो चूंकि उनका खर्च नहीं होना होता, वो जो टीम लेके जा रहा है उसने सारे उनके एक्सपेंडिचर बियर करने हैं, तो वो बच्चा टूर पे कर रहा है कि जी मेरी, और फिर जो नेशनल, शायद यही वजह है हम अच्छे प्लेयर नहीं पैदा कर पा रहे। नहीं, अच्छे प्लेयर बच्चे टूर्स की वजह से ही खेलों में आना शुरू हो गए। टूर में भी चूंकि अब उस पे भी वहां पर अब देखना है, जब पंजाब लेवल पे टीम खेलने के लिए जाएगी तो हमने वो देखना है कि वो बच्चा पंजाब लेवल का खेल भी पा रहा है कि नहीं। वहां पे सूबों के साथ मुकाबला है, और अगर वो बच्चा नहीं खेल पाएगा तो वो उस टीम में नहीं जा सकेगा, ऐसी बात नहीं है। प्लेयर वही जाएगा इस लेवल पे, जब खेलने के लिए जाएगा तो वो खेलेगा तो वो जाएगा, अदरवाइज वो टूर की खातर हम उसको लेके नहीं जाएंगे, या फिर वो बच्चा टूर करना चाह रहा है, उसकी है कि अगर वो इतना अच्छा प्लेयर है, वो सिलेक्ट हो सकता है, तो वहां पे वो सेक्रीफाइस करता है कि मैं इस गेम से अच्छा है, इस गेम को मैं अवेल कर लूं और इसमें मेरा टूर हो जाएगा। जब नेशनल टैग लग जाता है तो वो बच्चा कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और इसमें एक बात और है, क्यों वो डाइवर्ट क्यों होता है, जैसा कि आप जानते हैं जिस बंदे ने क्रिकेट ही गेम की है वो दूसरी गेम नहीं खेल पाता मोस्टली, क्योंकि जो बॉल वाली गेम है, वो बॉल वाली कोई भी गेम हो, वो प्लेयर बॉल वाली गेम कर लेता है, क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्रिकेट के लिए आप देखा जाएगा वो एक गेम परफॉर्म कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक बॉल चाहिए और बैट चाहिए, और कहीं पे भी स्टार्ट हो सकते हैं उनको। लेकिन जो दूसरी स्पोर्ट्स होती है उनके लिए प्रॉपर एक अरीना उनको चाहिए होता है, उनके लिए कोचिंग चाहिए होती है, और ये डाइवर्ट करने की वजह यह है कि दूसरी गेम्स में जाने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको डिपार्टमेंट मिल जाता है। जैसे कि राणा साहब की न्यू गेम इन्वेंट हुई है, इनकी अभी किसी को नो हाउ नहीं है ड्यू बॉल की। ड्यू बॉल जब भी इन्होंने ये मार्केट के अंदर ये इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इनके कोर्सेज होंगे, इनके प्लेयर प्रोड्यूस होंगे तो डिपार्टमेंट्स को पता चलेगा, डिपार्टमेंट्स को पता चलेगा तो ये इनकी हायरिंग करेंगे और उनका रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। बस ये वजह है जो न्यू गेम्स में डाइवर्ट अपने आप को करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, बोलो जी मैं उसका प्लेयर बन जाऊँ, उसका बन जाऊँ, कहीं ना कहीं तरीके से उनका रिजल्ट लग जाए। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप तक नहीं जाना, हमारे साथ है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ राना सज्जाद मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सियासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बताइएगा क्या सियासत फंडिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है खेलों की? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने तो जब भी कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है फंडिंग के लिए, तो हमें कोई भी आज तक कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ कुछ ऐसी गेम्स हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई उनका इवेंट हो रहा होता है, पब्लिसिटी भी कोई नहीं होती, कोई देख भी नहीं रहा होता, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं इतना होता, लेकिन वो गेम जो है वो हमें नज़र आती है, अखबार में नज़र आ जाए, कोई अचानक पता चलता है जी ये फ़लाँ गेम का फ़लाँ इवेंट हो गया। तो फिर जब हम उसकी तहकीक करते हैं तो पता चलता है जी उसने फ़लाँ बंदे को कहा था, उस रिलेशन की वजह से उसको पैसे मिल गए, उसको अच्छा फंड मिल गया। तो मुझे तो लगता है कि फंडिंग भी जो है वो सियासत के बगैर नहीं होती। जब तक हमारा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है किसी के साथ या कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, तो हमें पैसा एक पन्नी भी नहीं मिलेगी। तो इस निज़ाम को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? ये तो शुरू से ही हमारे यहाँ पे अलमिया रहा है कि ये सिस्टम चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे काम की ज़रूरत है। हमारे डिपार्टमेंट में शफाफियत लेके आने के लिए बहुत एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि मेरिट देखना चाहिए गेम का, कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितनी पसंद की जा रही है, ये कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों का कितना इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स जो हैं वो कौन सी गेम को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी गेम में लोग पार्टिसिपेशन ज़्यादा करें, उस हिसाब से फिर उस गेम को जो है ना मेरिटली उसको फंडिंग करनी चाहिए। कि जितने ज़्यादा जिस गेम के इवेंट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोगों की नज़र में ज़्यादा अच्छी गेम है और लोग उसमें ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, उसको फंडिंग होनी चाहिए। जिस गेम को कोई पसंद ही नहीं करता, जिसमें आना नहीं कोई चाहता, उस गेम पे अगर कोई पैसा लगा भी रहे तो मेरा ख्याल वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं हम लोग। तो ये अब आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स को भी इनिशिएटिव चाहिए इस मामले पे, जो आपस की सियासतें हैं, रंजिशें हैं, उनको ख़त्म करके कंपटीशन में एक दूसरे का जो है वो मुकाबला करें, तो मेरा ख्याल है बेहतरी इसमें आ सकती है? जी बिल्कुल। प्लेयर्स का तो मेरे ख्याल से रवैया, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती कि सियासत क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वो लोग तो अपना अच्छा दिखाते हैं, अच्छा करते हैं। तो कोचेस को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोचेस को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि वो फेवरेटिज्म जो है वो नज़रअंदाज करें और अच्छे प्लेयर जो हैं उनको आगे लेके आएँ। बिल्कुल ठीक है। कैसे फेवरेटिज्म होता क्या है, क्यों होता है और ये पैदा कहाँ से होता है? फेवरेटिज्म जैसा कि ग्रुपिंग की ही शक्ल में होता है। सपोज हम किसी कोच को ले लें, एक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेयर रहा हूँ ओवरऑल, मैंने कभी भी किसी की लेग पुलिंग नहीं की, बैक बाइटिंग नहीं की, किसी के लिए मैंने मैं कभी स्नोबिश नहीं हुआ, मैंने अपनी गेम पे फोकस किया हमेशा। सेम कोच को भी ये चाहिए कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसकी रिस्पेक्ट करे और उसको जितना मैक्सिमम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है उसको करे। सियासत ये हमारे जिस्म के अंदर घुसाई दी जाती है, ये बच्चे के अंदर खुद नहीं आती, घुसा दी जाती है, उसको बताया जाता है इस बच्चे से अवॉइड करो। जो बच्चा किसी कोच के बारे में कोई व्यूज दे कि ये बच्चा ये उस्ताद ये इस तरह की बातें करता है, और ये एक दूसरे के साथ फिर बॉडी रिलेशंस में भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं अपनी टनोर में, अपनी स्पोर्ट्स में। एक कोच एक ही बच्चे को गेम क्यों करवा रहा है, ये आप खुद सोचें। मतलब 50 अगर हैं तो 50 के 50 बंदों पे ध्यान देना चाहिए ना। फोकस एक हमारे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ यही होता है, जो बच्चा थोड़ा सा हाईली पेड होता है फोकस उस पर चले जाता है, जो कुछ गिफ्ट देता है फोकस उस पर चले जाता है। ये कोचेस की तरफ से, एक्चुअली ये कोचेस की तरफ से होता है। अच्छा, कोचेस तो बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं, कोचेस की ट्रेनिंग कौन करवाता है? कोचेस हमारे जो मोस्ट इधर देख पूरे पाकिस्तान के अंदर क्वालिफाइड नहीं होते, सिर्फ वो उन्होंने पाकिस्तान बन जाते चाहिए। आप देख सकते हैं कि एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज है जो वो रेलिवेंट है टू कोचिंग।